हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है आर्थिक विकास एवं नियोजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक दिया गया है आर्थिक विकास। तो देखिए, आर्थिक विकास में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जो आर्थिक विकास और जनसंख्या है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास का संबंध होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उससे आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे आर्थिक विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, अर्थव्यवस्था की जो मिश्रित तस्वीर है इसको कौन प्रस्तुत करते हैं। तो जो उच्च आवृत्ति वाले संकेत होते हैं वो अर्थव्यवस्था की जो मिश्रित तस्वीर होती है उसको ये प्रस्तुत करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाने हेतु जो प्रस्तावित मानक हैं उनका सही क्रम क्या है। तो मानकों का सही क्रम अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर आता है प्रति व्यक्ति आय, दूसरे स्थान पर आता है PQLI जिसको हम लोग जीवन की भौतिक गुणवत्ता कहते हैं, और तीसरे स्थान पर आता है HDI जिसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, जीवन सूचकांक की ध्यान दीजिएगा, जीवन सूचकांक की जो भौतिक गुणवत्ता है जिसको हम लोग PQLI कहते हैं, इस विधि को किसने विकसित किया था। तो इस विधि को विकसित किया गया था मॉरिस टी मॉरिस के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जो UPPCS का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक जिसको हम लोग SDI कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको हम लोग UNDP कहते हैं, इसी के द्वारा इस सूचकांक की शुरुआत की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है। तो ये है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होती है जब जब कह रहा है देश में जो पूंजी निर्माण है अगर वो होता है तब कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तन तथा विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम का विभाजन क्या है। तो श्रम का विभाजन होता है आर्थिक विकास का ये प्रमुख सूचक है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि भारत में पूंजी निर्माण संबंधी जो आंकड़े हैं उनका संकलन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है। तो ये दो संस्थाएं आंकड़ों को ये जो संकलित करती हैं, इनमें पहला है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको हम लोग NSO कहते हैं, तथा दूसरी संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग RBI कहते हैं। अब अगला देखिए, अगले में दिया हुआ है, जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास है उसमें क्या अंतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूपी स्टेट जो जैसे एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन लाती है। वहीं अगर आर्थिक विकास की बात की जाए तो आर्थिक विकास जो होता है अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं उनको भी लाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो ये मात्रात्मक परिवर्तन है, अगर आर्थिक विकास की बात की जाए तो ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी लाता है। अब अगला देखिए, आर्थिक समृद्धि में क्या है। तो देखिए, जो आर्थिक समृद्धि है वो वस्तुनिष्ठ है, जबकि कह रहा आर्थिक विकास जो है वो व्यक्तिनिष्ठ है। अगले में कह रहा है, जो आर्थिक समृद्धि है वो सकल घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर प्रकाश डालती है। वहीं अगर हम लोग आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में जीवन की गुणवत्ता की जो उन्नति है उसको भी प्रतिबिंबित करता है। मतलब जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी आर्थिक विकास दर्शाता है। अब अगला देखिए, अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, और दूसरे में कह रहा है यह एक निर्देशित प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि जो आर्थिक समृद्धि है वो एक स्वचालित प्रक्रिया है, जबकि आर्थिक विकास की बात की जा रही है तो उसमें कहा जाता है कि ये एक निर्देशित प्रक्रिया होती है। अगले में कह रहा है, आर्थिक समृद्धि अल्पकालीन प्रक्रिया है तथा निश्चित समय अवधि के लिए होने वाला ये परिवर्तन है। वहीं अगर आर्थिक विकास की बात की जाए तो ये एक दीर्घकालीन एवं लगातार चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है, जो आर्थिक समृद्धि है वो मात्रात्मक कारक जैसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा इसको मापा जाता है। वहीं अगर आर्थिक विकास की बात की जाए तो इसके लिए गुणात्मक माप जैसे कहा जाता है मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर,
जो जीवन प्रत्याशा दर है वो कितनी है, बेरोजगारी की स्थिति कैसी है, इसके अतिरिक्त जो वैश्विक भूख सूचकांक है, इन सब का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सतत आर्थिक विकास है इससे अभिप्राय क्या है, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ हम लोग भविष्य का जो आर्थिक विकास है उसको भी अपने साथ करते चलें। मतलब जो हम प्रेजेंट में विकास कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम लोगों को विकास इस प्रकार से करना है कि जो हमारी भौतिक जीवन में दूसरी पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनको किसी प्रकार से किसी भी तरीके से कोई समझौता ना करना पड़े। तो इसी को कहते हैं सतत आर्थिक विकास। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो सतत विकास है इसका आधार क्या है। तो ये है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण को ही हमको बचा के चलना है। अगले में कह रहा है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास। तो ये याद रखिएगा, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका ये उद्देश्य है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो आर्थिक विकास का जो क्लासिकल मॉडल है ये बल किस पर देता है। तो ये सहकारी हस्तक्षेप नीति तथा पूंजी संचयन पर ये बल देता है। अगले में कह रहा है भारत में जो हिंदू वृद्धि दर है ये किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा है, लेकिन बहुत बार ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हिंदू वृद्धि दर है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि से, इस जो ये टर्मिनोलॉजी है इसको हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1950 से 1980 के दौरान 3 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद की जो औसत वृद्धि है वो 3.5% रही है, जिसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने संज्ञा दी थी। तो इसी को संज्ञा दी गई थी हिंदू वृद्धि दर की। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विकासशील देशों में जो सर्वाधिक दीर्घकालिक वृद्धि होती है इसका कारक माना जाता है। किसको माना जाता है। तो ये पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं इनकी खरीद के लिए व्यवसाय में जो सहायकी मद होते हैं इन्हीं को, जो सर्वाधिक दीर्घकालिक वृद्धि होते हैं इन्हीं को इनका कारक माना जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आर्थिक विकास है ये है क्या। तो ये एक सतत और दीर्घावधि प्रक्रिया है। तो जो आर्थिक विकास है वो क्या है, तो वो सतत और दीर्घावधि की ये प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विकास के दृष्टिकोण का उनके आविर्भाव के कालानुक्रम सही हमको क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले स्थान पर आता है प्रति व्यक्ति आय दृष्टिकोण, दूसरे पर है मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण, तीसरे स्थान पर है मानव विकास सूचकांक दृष्टिकोण। अब ध्यान दीजिएगा, जो मानव विकास दृष्टिकोण है ये 1990 में स्टार्ट किया गया था UNDP के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो धारणीय विकास है इसकी सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा दी गई है। तो ये दी गई है ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट आई थी उसी में धारणीय विकास की काफ़ी अच्छी परिभाषा दी गई है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो संतापकारी समृद्धि है इसकी अवधारणा को ये विकसित किया। मतलब पूछा जा रहा है जो संतापकारी समृद्धि है इस अवधारणा को किसने विकसित किया हुआ है। तो ये किया है जगदीश भगवती ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो आर्थिक विकास मापन के दृष्टिकोण हैं इनकी बात यहाँ पे की गई है। तो देखिए आर्थिक विकास के मापन में पहला इसमें दृष्टिकोण होता है जिसको हम लोग कहते हैं आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक नीड्स अप्रोच होते हैं उन्हीं को हम लोग आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम कहते हैं। दूसरा देखिए जो आर्थिक विकास मापने का वो है प्रत्यागम है जिसको हम लोग अप्रोच कहते हैं, वो है जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। अगला है क्रय शक्ति क्षमता विधि जिसको हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड कहते हैं। और अगर चौथा देखा जाए तो चौथा है निबल आर्थिक कल्याण जिसको हम लोग नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं। पांचवा जो सूचकांक है वो है मानव विकास सूचकांक जिसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। अब अगला देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक होती है इसका विकास कब किया गया था। तो इसका विकास किया गया था वर्ष 1976 में। किसने किया था। इसका विकास किया गया था मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। अब देखिए इसमें 3 जो सूचकांक होते हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता है उसको डिसाइड करते हैं। ये जो 3 सूचकांक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो तीनों सूचकांक यहाँ पे ये दिए गए हैं इसको तीनों सूचकांकों को UPSC के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा पहले संकेतक में इसमें बात होती है जीवन प्रत्याशा की जिसको हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। मतलब जो जीवन प्रत्याशा जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं तो ये कितनी होती है। उसके बाद दूसरे स्तर पर आता है शिशु मृत्यु दर जिसको हम लोग इन्फेंट जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको हम लोग काउंट करते हैं। तीसरे स्थान पर इसमें आता है मौलिक साक्षरता जिसको हम लोग बेसिक लिटरेसी कहते हैं। तो इन 3 सूचकांकों के आधार पर ही जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है इसका डिसाइड किया जाता है।
अब देखिए इसका जो फॉर्मूला क्या है, ये कैसे निकाला जाता है। तो देखिए जो PQLI होता है उसमें हम लोग देखिए जो तीनों ऊपर सूचकांक हैं इन तीनों को ऐड करते हैं और इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है इसको हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अब अगला देखिए, अगला है मानव विकास सूचकांक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो मानव विकास सूचकांक है उसमें कौन कौन से आयाम लिए जाते हैं और कौन कौन से उसमें संकेतक होते हैं, इसको ध्यान दे देते हैं। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए तो मानव जो विकास सूचकांक है उसके आयामों में 3 आयाम शामिल होते हैं। पहला इसमें आयाम होता है स्वास्थ्य, दूसरा होता है शिक्षा और तीसरा होता है जीवन निर्वाह स्तर। अब देखिए जो स्वास्थ्य होता है उसमें संकेतक होते हैं, जो जीवन प्रत्याशा वर्ष होता है उसको काउंट करते हैं। शिक्षा में बात की जाती है तो स्कूलिंग के जो प्रत्याशित वर्ष हैं और स्कूलिंग के जो औसत वर्ष हैं इनको काउंट किया जाता है। वहीं जो जीवन निर्वाह स्तर है उसमें हम लोग सकल राष्ट्रीय जो आय है और जो प्रति व्यक्ति आय है इसको काउंट किया जाता है। अब अगला देखिए दूसरा जो इसमें टॉपिक है ये है नियोजन। नियोजन के बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, ये किस पर आधारित है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगले में कह रहा है जो आर्थिक नियोजन है ये किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? मतलब जो आर्थिक नियोजन होता है उसको किस लिए किया जाता है? तो देखिए इसके लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य इसमें है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दूसरा लक्ष्य है सामाजिक न्याय, तीसरा है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, चौथा है गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों में सृजन करना, पांचवा है निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, छठा इसका उद्देश्य होता है आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, सातवां होता है मानव संसाधन विकास। तो ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है भारत में नियोजन विकास मॉडल को कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 1951 को। अगले में कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए कृषि के योगदान की बात की जाती है, राष्ट्रीय आय में काफ़ी योगदान देता है, रोजगार में भी योगदान देता है, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी योगदान देता है। इसके अतिरिक्त ये खाद्यान्न आपूर्ति में काफ़ी मात्रा में योगदान देता है। अब अगला देखिए, अगले में दिया हुआ है यहाँ पे भारत में नियोजन का इतिहास क्या रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट। तो देखिए अगर बात की जाए 1934 की, तो इस समय प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जिसको प्रस्तुत किया गया था विश्वेश्वरैया के द्वारा, इसमें हम लोग भारत में नियोजन के इनको जनक भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो विश्वेश्वरैया हैं उनको भारत में नियोजन का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले जो नियोजन है उसको स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1934 में स्टार्ट किया था। इनका लेख था जिस लेख का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया है ये किसके द्वारा इसको पेश किया गया था? इसको पेश किया गया था विश्वेश्वरैया के द्वारा, जिनको भारत में नियोजन का जनक भी माना जाता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा नियोजन का वर्ष क्या रहा है? ये दूसरा नियोजन का वर्ष रहा है 1938। यहाँ पे क्या हुआ है? तो 1938 में देखिए राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्त होती है। कहाँ पे होती है? तो जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है वहाँ पे ये नियुक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कांग्रेस जो था वो योजना अध्यक्ष भी, कांग्रेस के जो योजना के अध्यक्ष थे वो कौन बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इन्हीं के अधिवेशन में कह सकते हैं या इन्हीं की अध्यक्षता में कह सकते हैं जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसी में राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की बात की गई थी। ये बात कब की है? ये बात है 1938 की। अब दूसरा वर्ष है 1941। तो देखिए 1941 में मुदालियर आयोग का गठन किया जाता है। ये भी किससे रिलेटेड है? तो ये भी नियोजन से रिलेटेड है। अगला वर्ष है 1944 से 45। तो इस समय आता है बॉम्बे प्लान। इसको हम लोग कहते हैं अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसको हम लोग बॉम्बे प्लान कहते हैं। इसमें बम्बई के जो 8 उद्योगपति रहते हैं उनको शामिल किया जाता है और इनके अध्यक्ष अगर पूछे जाए कौन थे, तो इस समय अध्यक्ष थे JRD टाटा। तो इन्हीं की अध्यक्षता में ये बॉम्बे प्लान तैयार किया जाता है। बात कब की है? तो ये बात है 1944 से 45 की। अब अगला देखिए, अगला ईयर है 1944। इस समय क्या होता है? इस समय जो गांधीवादी योजना है जिसको प्रस्तुत किया जाता है श्रीमन नारायण के द्वारा, ये तैयार किया जाता है। इसका भी उद्देश्य है आर्थिक नियोजन। अब अगला देखिए, अगला है 1944 का वर्ष। तो 1944 में देखिए आयोजना तथा विकास विभाग की स्थापना की जाती है। किसकी देखरेख में होती है? तो इनका नाम है आरदेशिर दलाल। इन्हीं की देखरेख में इसकी नियुक्ति की जाती है। अब अगला देखिए, अगला वर्ष है 1944 से 46 का वर्ष। इस समय योजना बोर्ड की स्थापना होती है। अगला साल है 1945। इस समय पीपल प्लान जिसको हम लोग कहते हैं MN रॉय द्वारा जिसको तैयार किया गया था, ये प्रस्तुत किया जाता है। अगला वर्ष होता है 1946। इस समय योजना आयोग की स्थापना हेतु
नियोगी समिति की नियुक्ति की जाती है या उसकी संस्तुति होती है। अगला वर्ष आता है 1946। तो देखिए 1946 में क्या होता है, तो इस समय सलाहकारी जो योजना परिषद है उसकी स्थापना की जाती है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं केसी नियोगी। अगला वर्ष आता है 1948। इस समय राष्ट्रीय आयोजन समिति बनती है जो 1938 का जो मॉडल था उस पर आधारित थी। इसी की रिपोर्ट का उस समय प्रकाशन किया जाता है, जिसमें मूल उद्योगों और जो सार्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योग हैं उन पर राज्य का स्वामित्व की बात बताई जाती है। अब अगला देखिए, अगला ईयर आता है 1950। तो 1950 में देखिए जो ये सर्वोदय प्लान है जिसको पेश किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ये 1950 में आता है, ये बात भी याद रखिएगा। तो सर्वोदय प्लान किससे रिलेटेड है, तो ये आर्थिक नियोजन से रिलेटेड है। पेश किसके द्वारा किया गया है, तो ये पेश किया गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। कब, 1950 में। अब अगला देखिए, अगला ईयर आता है 15 मार्च 1950 थी। इस ड्यूरेशन में देखिए योजना आयोग का गठन होता है, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है जुलाई 1951। इस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है वो प्रस्तुत की जाती है। अगस्त 1952 का समय आता है, तो इस समय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। इसके बाद देखिए 1951 से 56 का समय आता है, तो इस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की जाती है। 56 से 61 का वर्ष आता है, तो इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना होती है। 61 से 66 के वर्ष में तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है। इसके अतिरिक्त देखिए जो 66 से 69 तक का ड्यूरेशन होता है, इसमें योजना अवकाश आते हैं, इसमें वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो ये सब किससे रिलेटेड हैं, तो ये सारे जो इकोनॉमिक प्लानिंग है जिसको हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं, उससे ये सारी योजनाएं रिलेटेड हैं। इसके बाद आता है ड्यूरेशन 1969 से 74 का। तो इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की जाती है, जिसको चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया जाता है, मतलब ये 5 वर्ष नहीं चलती। अब अगला ड्यूरेशन आता है, जब आता है 1978 से 83 का समय। तो इस समय जो छठी योजना है जिसको जनता पार्टी द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा नई छठी और जो पंचवर्षीय योजना है उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सब क्या है, तो ये सब आर्थिक नियोजन के जो पहलू हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद आता है 1978 से 80 का समय। तो इस समय अनवरत प्लान जो होता है जिसको हम लोग अनवरत योजना कहते हैं, रोलिंग प्लान, ये प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद ड्यूरेशन आता है 1980 से 85 का। इस समय छठी योजना जो है वो प्रस्तुत की जाती है और इस समय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ये योजना तैयार की गई रहती है। अब अगला देखिए, अगला ड्यूरेशन आता है 1985 से 90 का समय। सातवीं पंचवर्षीय योजना इस समय आती है। उसके बाद 92 से 92 आता है, तो उसमें योजना अवकाश रहता है, वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। फिर 92 से 97 आता है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पेश की जाती है। उसके बाद 97 से 2002 का समय आता है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना होती है। जब 2002 से 2007 का ड्यूरेशन आता है, तो इस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद जब 7 से 12 का ड्यूरेशन आता है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है और 12 से जब 17 का समय आता है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद देखिए जनवरी 2015 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होती है। इस समय 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको देख लेते हैं। तो अगर पंचवर्षीय योजनाओं में पहला पॉइंट देखा जाए तो इसमें ये कह रहा है, कुल योजना परिव्यय की प्रतिशतता के रूप में कृषि और सिंचाई में योजना आवंटन उच्चतम था। ये पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना में ऐसी परिस्थितियाँ थी, तो ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसमें कह रहा है कृषि और जो सिंचाई थी उस योजना में आवंटन उच्चतम था। तो ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जिसका ड्यूरेशन था 56 से 61, ये केंद्रित थी, किस पर केंद्रित थी, तो आधारभूत और जो बाहरी उद्योग हैं उनके विकास पर ये बल देते हुए औद्योगिकरण पर ये काफ़ी जोर देती थी। अब अगला देखिए कुछ विषय बताए गए हैं, उनके कौन कौन सी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके विषय कौन कौन से थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली भी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका विषय क्या था। तो इस समय देखिए 5 भारतीय औद्योगिक संस्थान जिसको हम लोग IITs कहते हैं, प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, मतलब जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें 5 IITs बनाए गए हैं। अब अगला देखिए दूसरा है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इस समय KVIC जिसको हम लोग खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन कहते हैं, इसकी स्थापना की जाती है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मतलब जो KVIC है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई जाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जब आती है तो उसमें हम लोग गाडगिल योजना को देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना जब आती है तो इसमें द मिनिमम नीड प्रोग्राम जिसको हम लोग MNP कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि घटनाओं का हमको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए सबसे पहले आती है राष्ट्रीय योजना समिति, इसकी स्थापना होती है 1938 में। उसके बाद योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में।
उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी कहते हैं, इसकी स्थापना होती है 1952 में। उसके बाद एनडीसी द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना का भी अनुमोदन किया जाता है। तो ये इसके कुछ क्रम थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो राष्ट्रीय योजना समिति है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1938 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको की गई थी। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो उस समय वो अध्यक्ष थे। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है वर्ष 1950 में भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, विकसित करने और क्रियान्वित करने हेतु स्थापना की थी। तो योजना आयोग की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके उद्देश्य क्या थे? तो इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय, आधुनिकीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं रोजगार की प्राप्ति। तो ये सारे जो उद्देश्य थे वो पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य थे। अब अगला देखिए, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें जो प्रयुक्त विकास मॉडल है इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना रही है उसमें विकास का मॉडल देखा जाए तो ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरी की बात की जाए तो इसमें थे महालनोबिस मॉडल। तीसरी थी एस चक्रवर्ती मॉडल और चौथी थी वो थी अशोक रुद्र मॉडल। तो इन चार कम से कम आप इन लोगों को याद रखिएगा कि जो चतुर्थ मतलब 1 से लेकर 4 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इनमें विकास मॉडल कौन कौन से थे, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है। तो इसको देख लेते हैं, तो ये है टोटल 6। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो उनकी प्राथमिकता क्या थी, उनके उद्देश्य क्या थे, उनमें कौन कौन से कार्यक्रम चले हैं, अब हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें देखा जाए तो उसमें उद्देश्य थे और कार्यक्रम में थे कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, इसका उद्देश्य था। उत्पादन को बढ़ावा देना था। आय तथा धन का समान वितरण करना था। सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम था इसको स्टार्ट करना था। और इसी में देखिए द्वितीय जो असंतुलन था इसको भी ठीक करना इसमें उद्देश्य था। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। तो देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका ड्यूरेशन था 56 से 61 तक। इसमें उद्देश्य था कि तीव्र औद्योगिकरण किया जाए, पूंजी सघन एवं भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों का विकास किया जाए, बुनियादी तथा पूंजीगत जो वस्तुएं हैं उनके लिए उद्योगों की प्रस्तावना की दिशा में कार्य किए जाएं तथा समाज में जो समाजवादी ढांचा है इसकी भी स्थापना की जाए। तो ये था उद्देश्य दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। तो ये था 1961 से 1966 तक का समय। इस समय क्या क्या हुआ? इस समय खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास किया गया। औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत उद्योगों का प्रसार किया गया। स्वपोषित जो विकास थे अथवा जिसको हम लोग कह सकते हैं स्वतः स्फूर्त जो विकास था उसकी अवस्था में पहुंचाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जो रोजगार के अवसर हैं उनमें भी वृद्धि करने का प्रयास हुआ और असमानता में कमी लाने का भी प्रयास किया गया था। अब अगली पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। तो अब देखिए जो 3 वार्षिक योजनाएं थी इनमें क्या हुआ था। तो देखिए जो योजना थी तो वो 1966 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत की गई थी। इसी को योजना अवकाश की अवधि कहते हैं। अब अगला देखिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना है जो कि है 1969 से 74 तक। इसमें देख लेते हैं क्या क्या उद्देश्य था। तो इसमें ये उद्देश्य था कि जो कीमत स्थिरता है उसको प्राप्त किया जाए, जो समाज में समानता है उसको स्थापित किया जाए, संपत्ति तथा आर्थिक जो शक्तियाँ हैं इनके जो बढ़ते संकेंद्रण हैं इनकी पूर्व में प्रवृत्तियों को सुधारा जाए। इसके अतिरिक्त स्थिरता के साथ साथ जो आर्थिक समृद्धि है इसको भी बढ़ावा दिया जाए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की जाए। इस दिशा में क्या किया जाए, अधिक से अधिक प्राप्ति और विकास केंद्र उपक्रमों को अपनाया जाए। तो ये सारे उद्देश्य थे चौथी पंचवर्षीय योजना के। पाँचवें में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसका ड्यूरेशन याद रखिएगा। तो ये ड्यूरेशन रहा है, इसका समय रहा है 1974 से 78 तक। इसमें देखिए गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए प्रयास किए गए। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी ड्यूरेशन में स्टार्ट किया गया था। अब अगला देखिए जो अनवरत योजना है जिसको हम लोग रोलिंग प्लान कहते हैं, ये कब आया था? तो ये आया था 1978 से 80 के ड्यूरेशन में। अब अगली योजना देखिए जो है छठी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए इसका टाइम रहा है 1980 से 85 के मध्य। इसमें देखिए आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। नाबार्ड की स्थापना जिसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 में। ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका जो स्थापना है वो किया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए जो एकीकृत ग्रामीण विकास है ये भी इसका उद्देश्य था। आधारिक संरचना का विकास करना, तो ये सारे उद्देश्य थे छठी पंचवर्षीय योजना के। सातवीं के उद्देश्य देख लेते हैं। तो देखिए जो सातवीं का टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 1985 से 90 तक रहा है।
इस ड्यूरेशन में देखिए भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया गया, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना इसमें इसका लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा आर्थिक स्थिरता, जो आर्थिक स्थिति है उसमें स्थिरता लाने का प्रयास, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें ये कार्य किया गया था। उसके बाद देखिए 2 वार्षिक योजनाएं आई जो 1990 से 92 के मध्य आई। इनमें हम लोग नई आर्थिक नीति जो 1991 में लाई गई थी, ये इसका मेन इवेंट है। अब अगला देखिए जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आई है, ये आई है 1992 से 97 के मध्य। इसमें देखिए इसके उद्देश्य ये रहे हैं कि आधारिक जो संरचनाएं हैं उनको सुदृढ़ बनाया जाए, शताब्दी के अंत तक जो मानव शक्ति है उसका पूर्ण उपयोग किया जाए तथा जो प्राथमिक शिक्षा है उसको सर्वव्यापी बनाया जाए। तो ये उद्देश्य थे 8वीं पंचवर्षीय योजना के। और 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसका ड्यूरेशन रहा है 97 से 2002 के मध्य। इसके उद्देश्य रहे हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ साथ समृद्धि लाना, इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। तो ये सारे उद्देश्य हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के। अगली देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका टाइम ड्यूरेशन है 2002 से 2007 के मध्य। इसमें क्या क्या किए गए हैं, तो इसमें देखिए उपभोग के जो स्तर हैं उनमें वृद्धि तथा जो स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं हैं उनमें सुधार किया जाए। इसके अतिरिक्त जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाया जाए। तो ये उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। तो देखिए इसको लाया गया था 2007 से 12 के मध्य। इसके उद्देश्यों में देखा जाए तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना, गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, लिंग असमानता में कमी लाना व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तो ये सारे उद्देश्य थे 11वीं पंचवर्षीय योजना के। 12वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना आई है 12 से 17 के मध्य रही है इसका टाइम। इसमें देखिए तीव्रतम विकास की बात की गई थी, संपोषणीय जिसको हम लोग धारणीय विकास कहते हैं इसकी भी बात की गई थी। इसके अतिरिक्त जो समावेशी एवं पर्यावरण संरक्षण है इनको भी बढ़ावा देने की बात इसमें की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, तो ये थी 1966 से 69 तक। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको हम लोग नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई है। अगले में कह रहा है गरीबी उन्मूलन का नारा कब दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया है ये। अगले में कह रहा है भोजन, काम और उत्पादकता का नारा कब दिया गया, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। अगले में कह रहा है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो ये हुई है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, मतलब 1951 से 52 के दौरान इसकी स्थापना की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जामों में पूछा गया है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो समाज में समाजवादी ढांचे हैं इनकी स्थापना का संकल्प किस दौरान लाया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये संकल्प लाया गया। अगले में कह रहा है भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किसने अपनाया, तो ये तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसी के दौरान भारत में जो स्वपोषित विकास है इसका उद्देश्य सबसे पहले अपनाया गया था। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया, तो ये 4थी पंचवर्षीय में अपनाया गया। अगले में कह रहा है तीव्रतम एवं अधिक समावेशी विकास का लक्षण था, किसमें था, तो यह था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है तीव्रता धारणीय तथा ज़्यादा समावेशी विकास का लक्ष्य किसमें था, तो यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगले में कह रहा है निर्धारित अवधि में 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो ये थी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। अगले में कह रहा है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको हम लोग IRDP कहते हैं, इसके अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी, तो ये था संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। अगले में कह रहा है जिस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों पर सारत्व माना जाता है वो कौन सी योजना है, तो वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो प्राथमिकता किस पे देती है, तो रोजगार बढ़ाने पे देती है, ये बात याद रखिएगा। रोजगार बढ़ाने पे कौन सी योजना विकास मतलब ध्यान देती है, तो ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय जो हॉर्टिकल्चर मिशन है वो कब प्रारंभ किया गया, तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा जो हॉर्टिकल्चर है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उसको स्टार्ट किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई थी वो क्या थी, तो वो थी 10.5%। अगले में कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो कृषि में वार्षिक समृद्धि दर थी वो लक्षित क्या थी, तो वो थी 4%। अगले में कह रहा है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी अनुपात में प्रतिशत घटाने का लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 10% यह रखा गया था कि जो गरीबी का अनुपात होगा उसमें 10% हम लोग कमी लाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जो कृषि विकास योजना है वो कब प्रारंभ की गई, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको प्रारंभ किया गया है। अब अगला में देखिए जिसमें बताया गया है जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके दौरान जो आर्थिक समृद्धि दर रही है वो क्या क्या रही है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए पंचवर्षीय योजना के दौरान जो पहली पंचवर्षीय योजना रही है
तो उस समय देखिए लक्ष्य रखा गया था 2.1 का, लेकिन मिली है 3.6%, मतलब ज़्यादा रहा है। द्वितीय में देखिए लक्ष्य रखा गया था 4.5 और मिला है 4.1, मतलब कम रहा है। अगले में देखिए जो तृतीय पंचवर्षीय योजना रही, इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6 का, हमको प्राप्त हुआ 2.5। अगले में करा जो चतुर्थ थी, उसका लक्ष्य रखा गया था 5.7, मिला हमको 3.3। अगले में करा जो पंचम योजना थी, उसमें 4.4 का लक्ष्य रखा गया था, 5% हमको मिला, मतलब इसमें भी वृद्धि हुई है। छठी की बात देखी जाए तो छठी में लक्ष्य रखा गया था 5.2, 5.4 प्राप्त हुआ, ये भी सही था, मतलब इसमें ज़्यादा उद्देश्य पा लिए गए थे। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें 5.0 रखा गया था, 5.8 हम लोगों ने प्राप्त किया, ये भी काफ़ी अच्छी थी। अगली थी आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें 5.6 का लक्ष्य रखा गया था, 6.7 अचीव हुआ, यह भी काफ़ी अच्छा था। अगली थी नवीं पंचवर्षीय योजना, 6.5 का लक्ष्य, 5.5 प्राप्त हुआ, ये कुछ कम थी। अगला देखिए जो 10वीं थी, उसमें लक्ष्य रखा गया था 8 का और 7.6 प्राप्त हुआ। जो 11वीं थी, उसमें 9 का रखा गया था, 7.8 प्राप्त हुआ। जो 12वीं थी, उसमें 8% का लक्ष्य रखा गया था, 6.7% प्राप्त हुआ, तो ये भी कम था। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके दौरान क्या क्या निर्धारित लक्ष्य घोषित किए गए थे, इसको जान लेते हैं। तो देखिए सकल घरेलू जो उत्पाद होगी, उसमें वृद्धि दर निर्धारित की गई थी 8% होने की। कृषि क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान था 4%। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान था 7.6%। सेवा जो क्षेत्र था, उसमें वृद्धि का अनुमान था 9.0%। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत में जो नियोजन है, इसकी आवश्यकता के संदर्भ में 1934 में प्रकाशित पुस्तक, जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, के लेखक कौन हैं? तो ये इसके लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। इसको अब हमें अभी हम लोगों ने पहले ही देखा था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जो कि 1938 में हुआ था, इसमें विचार किया गया था। तो इसी में विचार किया गया था राष्ट्रीय जो नियोजन समिति है, इसके गठन का विचार यहाँ पे किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो जो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, वहीं पर राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन की बात की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, वो किस पर आधारित थी? तो ये हैरा-डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगले में कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि एवं सिंचाई क्षेत्रों में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। अगले में कह रहा है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है कब प्रारंभ हुआ? 1952 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ कब हुआ? 1953 में। भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी तथा हीराकुंड जैसे जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वो देन हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं की देन है। अगला देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यतः केंद्रित बिंदु क्या था? तो ये था आधारभूत तथा जो भारी उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। अगले में कह रहा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने का उद्देश्य कौन सी पंचवर्षीय योजना का था? तो ये था तृतीय पंचवर्षीय योजना का। अगले में कह रहा है रूस के सहयोग से जो बोकारो झारखंड में है, यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई? 1964 में इसकी स्थापना हुई है। अगले में कह रहा है जो योजना अवकाश है, जिसको हम लोग प्लान हॉलीडे कहते हैं, इसकी संज्ञा दी जाती है। तो जो 66 से 69 का समय था, उसको योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो नरीमन समिति थी, इसकी सिफारिश के आधार पर जो लीड बैंक है, उसकी योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है 1969 में। अगले में कह रहा है स्थिरता के साथ साथ जो आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक जो प्राप्ति है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का। मतलब जो आत्मनिर्भरता है, इसको मतलब आर्थिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। अगले में कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो ये थी अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। अगले में कह रहा है जुलाई 1960 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये ड्यूरेशन था चौथी पंचवर्षीय योजना का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि पूछा भी जा सकता है, डायरेक्टली काफ़ी बार पूछा गया है कि 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो किया गया था जुलाई 1960 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही थी? तो उस समय चल रही थी चौथी पंचवर्षीय योजना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य था। अगले में कह रहा है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया था, तो डीपी धर मॉडल पर इसको आधारित किया गया था, मतलब इसी के आधार पर इसको तैयार किया गया था। अगले में कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 को हुई। अगले में कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा 77 से 78 में राजस्थान राज्य में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई। तो ये पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उसी के समय ये प्रारंभ किया गया। अगले में कह रहा है अनवरत योजना लागू हुई कब से? तो 78 से 80 के मध्य ये जो अनवरत योजना थी, इसको लागू किया गया था। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो देखिए अगले में कह रहा है अनवरत योजना की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो गुरनार मेडॉल ने अपनी जो पुस्तक थी, जिसका नाम था एशियन ड्रामा,
इसी में इस योजना की अवधारणा को सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो अनवरत योजना है इसको भारत में लागू करने का श्रेय किसको है, तो ये है जो लकड़ावाला हैं, प्रोफेसर डी लकड़ावाला, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। अगले में कह रहा है अनवरत योजना के दौरान अनुसरण किया गया था, तो गांधीवादी जो नीति थी उसका अनुसरण किया गया था। अगले में कह रहा है जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुख्यतः ये किस पर केंद्रित थी, तो ये गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर ये केंद्रित थी। अगले है सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस समय देखिए जो समृद्धि है, आधुनिकीकरण है, आत्मनिर्भरता और जो सामाजिक न्याय है इस पर यह फोकस किया गया था। इस पर मतलब जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी इनमें इन चीज़ों पर फोकस किया गया था। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं, किस पर मेन मतलब कह रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधारभूत ढांचे पर बल देने के लिए किस कमेटी को बनाया गया था, जो किस पर आधारित थी, तो ये आधारित थी जॉन डब्ल्यू मिलर, जिसको कहते हैं मिलर मॉडल पर यह आधारित थी। अगले में कह रहा है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यह था मानव संसाधन का विकास। अब अगला देखिए जो नवीं पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक न्याय और जो समानता के साथ साथ आर्थिक समृद्धि, ये था नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है, यहाँ पे है 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी। किसमें आशा की गई थी, तो जो निर्माण कार्य होंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर में वृद्धि की बात कही गई थी। अगले में कह रहा है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें सर्वाधिक व्यय किया गया था, तो सामाजिक सेवाओं के जो क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा व्यय किया गया था। अब योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम लोग प्लानिंग कमीशन कहते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ये एक ऐसा आयोग था, तो ये एक संविधानेतर संस्था थी। अगले में कह रहा है योजना आयोग की सहायता हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग एनडीसी कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद को जो सर्वोच्च मंत्रिपरिषद है उसकी संज्ञा दी थी, किसने दी थी, तो के संथानम ने दी थी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी वो क्या है, वो एक संविधानेतर संस्था है। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः कार्य क्या है, तो पंचवर्षीय योजनाओं की जो प्रारूप हैं उनका अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना इसका उद्देश्य था। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो योजना आयोग का है उसका स्वरूप क्या है, तो उसका स्वरूप था परामर्शदात्री संस्था के रूप में। अब अगला हम लोग देखेंगे नीति आयोग के बारे में। तो देखिए अभी भी पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया गया, इनको देख लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे नीति आयोग के बारे में दिया गया है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार था, किसका था, तो ये था राष्ट्रीय विकास परिषद को। अगले में कह रहा है योजना आयोग का गठन हुआ था, तो केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर इसको गठित किया गया था। अगले में कह रहा है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुजारी लाल नंदा थे। अगले में कह रहा है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। अगले में कह रहा है योजना आयोग को आर्थिक जो मंत्रिपरिषद है इसकी संज्ञा किसने दी थी, तो यह दी गई थी अशोक चंद्रा के द्वारा। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद को एक सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा प्रदान किया था, किसने, तो किस संस्थान में यह संज्ञा प्रदान की थी। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगले में कह रहा है सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सी संस्था है, तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब हम लोग देखेंगे जो नीति आयोग है जिसको 2015 में गठित किया गया था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछा जा रहा है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संविधानेतर संस्था है जिसका गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय मंत्री परिषद हैं उनके 4 पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं तथा दिल्ली व पांडिचेरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल भी शामिल होते हैं तथा विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, मतलब इसमें इतने सदस्य होते हैं, इतने लोग की नियुक्ति की जाती है, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो इन सब में इतने जो ये संस्थाएँ हैं या सदस्य हैं इसमें शामिल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वो है नीति आयोग। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नीति आयोग में जो नीति शब्द है इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगले में कह रहा है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। अगले में कह रहा है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अरविंद पनगाड़िया। अगले में कह रहा है वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो ये हैं BVR सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नीति आयोग
योजनाओं के प्रारूपण में अपनाता है तो ये नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यागम, तो ध्यान दीजिएगा जो बॉटम अप अप्रोच होती है इसको अपनाया जाता है नीति आयोग में। अगले में कह रहा है नीति आयोग आधारित है तो ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, तो उस पर ये आधारित है। अब अगला देखिए नीति आयोग के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि नीति आयोग के कार्य क्या क्या है, इनको जान लेते हैं। तो देखिए नीति आयोग में पहला कार्य ये बताया गया है कि सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना इसका कार्य है। दूसरे कार्य में कह रहा है नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना इसका काम है। इसके अतिरिक्त तीसरा इसका काम बताया गया है कि अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना भी इसका कार्य है। चौथा इसका कार्य है कि जो संसाधन केंद्र हैं और जो ज्ञान केंद्र हैं इनके रूप में इसको कार्य किया जाए, मतलब संसाधन जो केंद्र होते हैं उनके भी रूप में कार्य करता है और जो ज्ञान केंद्र होता है उसके रूप में भी ये कार्य करता है। अब अगर तुलनात्मक अध्ययन देखा जाए नीति आयोग और योजना आयोग में तो इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो देखिए अगर योजना आयोग के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत में जो आर्थिक नियोजन है उनके उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य था। नीति आयोग का देखा जाए तो आर्थिक नियोजन हेतु 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए कार्यकारी योजना, जिसको हम लोग एक्शन एजेंडा कहते हैं, इनमें ये सब सारी चीज़ों की मतलब इन सब चीज़ों के लिए इसको बनाया गया था। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो नीति आयोग है, जो योजना आयोग है, तो योजना आयोग के बारे में बताया जा रहा है कि मूलतः केंद्र सरकार की एक संस्था है जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं शामिल था। और दूसरा देखिए नीति आयोग के बारे में, तो एक्शन एजेंडा का इसमें निर्माण करना इसका उद्देश्य होता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है तथा केंद्र तथा राज्यों की साझेदारी की हुई ये संस्था कहलाती है। मतलब देखिए इसमें बताया गया था कि राज्यों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था पहले योजना आयोग जब था, तो नीति आयोग में क्या किया गया, तो इनमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व इसमें स्थापित कर दिया गया। अब अगला पॉइंट देखिए अगले में कह रहा है ऊपर से नीचे की ओर योजना प्रत्यागम, इसमें जो अप्रोच लगाया गया था वो ऊपर से नीचे की ओर इसमें अप्रोच काम करता था, मतलब वहाँ पे सेंटर में बैठ के लोग संस्थाओं को बनाते थे और वो बॉटम तक जो हमारी पंचायतें हैं वहाँ तक काम करती थी। लेकिन जो नीति आयोग बनाया गया यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यागम, जिसको हम लोग अप्रोच कहते हैं, वो अपनाया गया। कहने का मतलब ये है कि जो संस्थाएं हैं हमारी पंचायती राज संस्थाएं, वो अपने फीडबैक, वो अपने कार्य, उनको क्या ज़रूरत है इसको वो अपने माध्यम से ऊपर तक पहुँचाएँ, तो ये इसमें ये अप्रोच रखा गया है। अब अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता का केंद्र समर्थित स्कीम के रूप में इसका आवंटन करना इसका काम था। अब देखिए जो नीति आयोग बनाया गया उसमें इसने क्या किया, अपनी आवश्यकता के अनुरूप राज्यों द्वारा 40 केंद्र समर्थित स्कीमों को तैयार करना तथा फंड के प्रयोग में राज्यों की अधिक स्वायत्तता प्राप्त होना, मतलब राज्यों की इसमें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है योजनाओं तथा नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं इनको शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन जो नीति आयोग बना इसमें योजना और नीतियों के क्रियान्वयन में जो विश्वविद्यालय हैं, जो शोध संस्थाएं हैं, इनके विशेषज्ञों भी इसमें शामिल किया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, तो इसमें कह रहा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा प्राप्त होता है, तो ये कैबिनेट मंत्री के समान इनको दर्जा प्राप्त होता है। अब अगला देखिए अगला होगा जो थर्ड टॉपिक हम लोग का, ये होगा मूल आर्थिक सिद्धांत। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरे वीडियो में। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार करते हुए हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।